8 मई की बात है, दोपहर का समय था। एक महिला तालाब में स्नान कर रही थी। तभी उधर से गुजर रहा एक शख्स उस महिला के साथ छेड़खानी करता है और उसके साथ रेप करने की भी कोशिश करता है। महिला चिल्लाती है, परिवार और आसपास के लोग जुटते हैं और उस व्यक्ति की पिटाई कर देते हैं। पिटाई के बाद उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर देता है। दरअसल ये घटना झारखंड के बोकारो ज़िला के नारायणपुर थाना क्षेत्र के पेंक गांव की है और ये घटना 8 मई की है। लेकिन आज 17 मई को इस पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इस घटना में लगातार पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है। क्योंकि 8 मई को जो ये घटना घटी और जिस व्यक्ति की मौत हुई उसका नाम अब्दुल कलाम है और जिस महिला के साथ ये घटना घटी वो एक आदिवासी महिला थी। मामला तब चर्चा में ज़्यादा आ गया जब 14 मई को झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कुछ फोटोग्राफ्स डाले और उन्होंने पूरी घटना का जिक्र किया और बताया कि किस तरह से अब्दुल कलाम नाम के 24 साल के एक युवक की मॉब लिंचिंग में बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। वह परिवार के लोगों से मिलते हैं, उस व्यक्ति मृतक की मां से जाकर मिलते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि इस मामले में कठोर कार्रवाई होगी। इरफान अंसारी यहीं नहीं रुकते बल्कि वो यह भी कहते हैं कि मॉब लिंचिंग कानून के तहत मृतक के आश्रितों को 4 लाख रुपए, इसके अलावे राहुल गांधी जी की तरफ से 1 लाख रुपए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से 1 लाख रुपए, इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध के आधार पर मृतक के परिवार के किसी एक व्यक्ति को नौकरी भी दी जाएगी। इसके बाद ही राजनीति गर्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सबसे पहले सवाल खड़ा किया। बाबूलाल मरांडी ने पूछा है मंत्री इरफान अंसारी से और सरकार से कि दुष्कर्मी के लिए मुआवजा, पीड़िता के लिए मौन, यही है हेमंत सरकार का झारखंड मॉडल। अब से थोड़ी देर पहले जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का भी एक बयान आया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर सवाल खड़ा करते हुए पूछा है, तो क्या रेपिस्टों को इनाम देगी झारखंड सरकार? आत्मरक्षा का अधिकार सबका है। अगर आत्मरक्षा में उस व्यक्ति की मौत हुई तो फिर आखिर सरकार कैसे उसके परिवार को मुआवजा और तमाम चीज़ें दे रही है? आज के इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे दोनों वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र सर और जेब अख्तर सर हैं। सबसे पहले जितेंद्र सर से जानते हैं, 8 मई की घटना है, 9 मई को तमाम पोर्टल्स मीडिया में ये खबरें छपी। अभी मैं प्रभात खबर के वेबसाइट पर पढ़ रहा था, उसमें पूरी घटना का जिक्र है और उसी में बताया गया है कि दोनों तरफ से मामला भी दर्ज कर लिया गया है। 29/2025 जो पीड़िता हैं उनके पति महावीर मुर्मू की तरफ से मामला दर्ज कराया गया थाना में और 30/2025 ये जो मृतक हैं उनके चाचा के तरफ से ये मामला दर्ज कराया गया है कलीमुद्दीन की तरफ से। और इस मामले में अब तक 2 या 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। कलीमुद्दीन जो मृतक के चाचा हैं उन्होंने नामजद भी FIR दर्ज कराया है, जिसमें कि बहराम मांझी, रूपन मांझी, सुखला मांझी और उनके भतीजे का नाम है। जो जानकारी है उसके अनुसार 2 या फिर 3 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो गई है, क्योंकि थाना में भी पहुंचकर लोग उस दिन विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। डुमरी के विधायक जयराम महतो भी वहां पर पहुंचे थे। सवाल ये है कि चर्चा अभी क्यों कर रहे हैं हम लोग इस पर? नहीं, चर्चा तो इसलिए कर रहे हैं कि इरफान अंसारी के जाने के बाद और उन्होंने जो मुआवजा की घोषणा की है, नौकरी देने की बात कही है, उसके बाद भाजपा ने इस मुद्दे को तत्काल लपका है और सवाल खड़ा किया है कि मतलब मृतक के परिजनों को आप मुआवजा दे रहे हैं, लेकिन एक आदिवासी जो महिला है जिसके साथ छेड़खानी हुई और उसके साथ रेप करने की कोशिश होती तो उसके प्रति सरकार की कोई संवेदना क्यों नहीं है? तो स्वाभाविक रूप से मतलब पक्ष और विपक्ष को एक मौका मिला है, आदिवासी के मुद्दा को पकड़ने का एक मौका मिला और कोई भी राजनीतिक दल ऐसे मुद्दों को कभी नहीं छोड़ना चाहता है जिससे एक बड़ा वर्ग प्रभावित हो। यही वजह है कि जब
इरफान अंसारी पीड़ित जो मृतक हैं उनके परिवार से मिले और उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर ये जानकारी साझा की, तब बाबूलाल मरांडी ने उस पर सवाल खड़ा करते हुए तमाम बातें कही है। उसका जवाब भी इरफान अंसारी ने दिया है और कहा है कि बाबूलाल मरांडी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए हर चीज़ में वो हिंदू मुसलमान का एंगल जो है वो डाल देते हैं। इसके अलावा साझा मंच रांची के ये लोग भी गए हुए थे, वे क्या कह रहे हैं जानते हैं जेब अख्तर से। साझा मंच के लोग रांची से गए थे बोकारो में, उनकी फाइंडिंग में क्या बातें निकल कर सामने आई? देखिए, साझा मंच के लोग गए थे, इसमें ऐसा नहीं मान लिया जाए कि ये एक समुदाय विशेष का है और ये हिंदू मुस्लिम का मामला है, तो इसको इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। साझा मंच एक ऐसा मंच है जो पूरी तरह से सेकुलर है और इसमें सभी समूह और समाज के लोग हैं। इसमें आदिवासी क्या बोल क्या रहे हैं वो? इनकी आपत्तियां 14 हैं, है ना। इन्होंने जो ये पूरा मामला ये है, जो आए हैं वहाँ से लौट के 14 आपत्ति इन्होंने दर्ज कराई। हाँ, 14 आपत्तियां इन्होंने दर्ज कराई हैं, तो उन 14 पर जाना बहुत मायने नहीं रखता है। मैं इसमें से 4 का जिक्र करना चाहता हूँ जो मुख्य हैं इसमें। वो खैर, तो साझा मंच की 4 आपत्तियों में से एक ये है कि जो आरोपी लग रहे हैं, आप ही ने इसको रद्द कर दिया कि भाई चलिए छेड़खानी के आरोप लगे हैं। और दूसरा, उन्होंने पुलिस की पूरी भूमिका पर उंगली उठाया है इस मंच ने कि थाने से महज 4 किलोमीटर दूर एक व्यक्ति, 400 मीटर, हाँ 400 मीटर की दूरी पर एक आदमी को पीट कर मार दिया गया, मॉब लिंचिंग जिसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और पुलिस वहाँ 1 घंटे के बाद पहुँची है। 400 मीटर की दूरी तय करने में पुलिस को 1 घंटे का समय लग गया। हालांकि जैसा कि हर केस में होता है, पुलिस के पास बहुत सुंदर सुंदर स्क्रिप्ट है इसके लिए कि हम 400 किलोमीटर दूरी 1 घंटे के बाद क्यों साझा मंच जो क्या बात है, हाँ 2, ये 4 पूरा कर लेने दीजिए। तीसरा ये है, इस मंच की जो फाइंडिंग रिपोर्ट है, इन्होंने बाकायदा एक रिलीज़ किया है प्रेस नोट बना करके अपनी फाइंडिंग रिपोर्ट्स को। चौथा इसमें ये है कि जब वो कलीम नाम का युवक जब मर गया, कलाम नाम का, सॉरी, तो जब ग्रामीण जब पहुँचे हैं पुलिस स्टेशन में, तो वहाँ पे एक पुलिस वाला, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। एक पुलिस वाला कह रहा है कि तुम लोग बाज आओ, नहीं तो यहाँ कश्मीर बना देंगे इस इलाके को। ये साझा मंच से एक वीडियो साझा करके ये बता रहा है। हाँ, ये वीडियो है, आप देख सकते हैं। कल हो सकता है कि हम ही लोग डालें फॉलो अप पे। और तीसरा उसमें ये है, तीसरी आपत्ति उनकी ये है कि वो महिला कहाँ है। पीड़िता के साथ किसी को भी सहानुभूति होनी चाहिए, है ना। उसके साथ छेड़खानी हुई है, तो जब छेड़खानी के साथ अगर हम 1 रुपये की सहानुभूति रखते हैं, तो जो एक आदमी मर गया तो उसके साथ उससे ज़्यादा सहानुभूति होगी। ये ह्यूमन कैरेक्टर है ये। तो उसके साथ, उस महिला के साथ पूरी सहानुभूति है लोगों की, लेकिन वो महिला अभी कहाँ है इसके बारे में किसी को पता नहीं है। ये जो दल गया था 7-8 लोगों का, साझा मंच का, इनकी मुलाकात उस महिला से नहीं हो पाई, जबकि ये लोग सुबह से शाम तक पैक जो है रुके। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है इसमें, एक नया ट्विस्ट आता है, राजनीति वगैरह को रहने दीजिए आप, कि हमारी पुलिस की शैली क्या है काम करने की। देखिए, पैक जो है वो नक्सल प्रभावित एरिया रहा है। लालखंडियों का जब दौर था, एक ज़माने में लालचंद महतो को कहते थे कि कहा गया था कि किडनैप कर लिया गया था, तो फलाना ठिकाना जो भी, तो पुलिस ने जो गांव वाले जब थाने में जब पहुंचे इंसाफ की मांग, गिरफ्तारी की मांग के लिए, तो पुलिस ने ये उनसे कहा कि देखो तुम लोगों को नक्सली से हम ही लोग बचाते हैं, अभी जो इतना कर रहे हो हंगामा, तो बाद में नक्सली से बचाने भी हम ही साझा ये मंच इस तरह से पुलिस, हाँ, ये साझा मंच की बातें हैं। मतलब जेब अख्तर नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। नहीं, कोई नहीं बोल रहा है, ये साझा मंच की बातें हैं। ये अभी मैं पोस्ट भी करूंगा इस खबर को, तो आप पढ़ भी लेंगे इसकी पूरी डिटेलिंग को। तो ये जेब सर जो आपत्ति साझा मंच की पढ़कर बता रहे हैं और जो पूरी घटना को आप देख रहे हैं, क्या आप इसे कैसे देखते हैं, किस चश्मे से देखते हैं? क्या जो व्यक्ति किसी के साथ छेड़खानी करने का प्रयास करता है,
कहा जाता है कि रेप करने की कोशिश कर रहा था, उसकी पीट पीट कर यदि हत्या हो जाती है तो क्या उसके साथ सरकार को खड़ा होना चाहिए? देखिए, अब तो मॉब लिंचिंग पर ही एक सवाल खड़ा हो गया है और मतलब राज्य स्तर पर इस पर एक सार्थक बहस होनी चाहिए और मॉब लिंचिंग को लेकर मतलब जो कानून है या उस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। जो आंकड़ा है, जो 7 अक्टूबर 2024 को राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट भवन में आयोजित एक समारोह में 28 ऐसे मृतकों के परिजनों को मुआवजा दी थी जो मॉब लिंचिंग में मारे गए थे। तो 28 तो वो हो गया और एक बोकारो की घटना है तो 29, लगभग 30 लोगों को मॉब लिंचिंग के शिकार में मतलब मुआवजा मिलेगा। अब देखिए, मॉब लिंचिंग में जो ये लोग जिनको मुआवजा मिला है या मारे गए हैं, उसमें अधिकतर घटनाएं जो है वो कोई चोरी का है, कोई बलात्कार का है, कोई किसी से नाजायज संबंध का है। अब जैसे एक उदाहरण हम दे रहे हैं, 3 अक्टूबर 2023 को छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर एजाज खान नामक एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी मॉब लिंचिंग में। क्यों? क्योंकि वो बकरी का चोरी कर लिया था। उसी तरह आप एक और घटना देखेंगे तो गोमिया प्रखंड के धवैया गांव में दर्जनों लोगों ने 45 साल के इमरान अंसारी की पीट कर हत्या इसलिए कर दी क्योंकि उसका एक दूसरे धर्म की महिला के साथ नाजायज संबंध था। तो मतलब अधिकतर घटनाएं जो हुई है और सरकार ने उसमें मुआवजा भी पहले दिया है। जो इस तरह के कुकृत्य, चोरी, छिनताई या मतलब छेड़खानी, बलात्कार, इस तरह की घटनाओं में, तो अब क्या मॉब लिंचिंग के परिभाषा में इस तरह की घटनाओं को रखा जाए कि नहीं रखा जाए, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन एक सवाल, जैसा कि आप ही डाटा बता रहे हैं और मैं उस कार्यक्रम में मौजूद था जब सरकार मॉब लिंचिंग के शिकार परिजनों को जो है पैसे दे रही थी। सवाल ये है कि जितने लोगों की भी मौत होती है उस पर तो कोई ना कोई आरोप लगता है। अभी ये सबसे झारखंड का फेमस तबरेज़ अंसारी की जो मौत हुई थी, अब कोई भी, आप ही ने उदाहरण दिया कि बकरी चोरी, तो हर किसी पर तो आरोप लगता है। लेकिन यहाँ सवाल है कि वह छेड़खानी, महिला के साथ रेप करने की कोशिश, तो क्या इसको कैसे देखा जाए? देखिए, एक नज़र में तो बिल्कुल गलत लग रहा है और ये लग रहा है कि किसी महिला के साथ कोई अगर रेप करने की कोशिश कर रहा है या छेड़खानी कर रहा है, उसका गुस्से में पब्लिक ने पीट कर हत्या कर दिया है तो गलत नहीं किया है, इस तरह का एक मनोभाव आता है। दूसरा, जो किसी की हत्या करना, किसी व्यक्ति को, कानून को अपने हाथ में लेना, ये कानून के दृष्टिकोण से बिल्कुल गलत है। अब तीसरा एक सवाल उठता है कि पहले आप इस तरह की घटनाओं में मुआवजा दे चुकी है सरकार, तो अब उस तरह की घटना में अगर मुआवजा सरकार दे रही है तो आप सवाल क्यों उठा रहे हैं? तो मुआवजा की जो परिभाषा है उससे निकाला जाना चाहिए। जो रेपिस्टों को नहीं मिलेगा, चोरों को नहीं मिलेगा, सुधार की जरूरत है। बिल्कुल सुधार की जरूरत है और वहाँ पर जाके रुकना होगा, ठहरना होगा। नहीं तो ये एक हल्ला हंगामा और क्रिया प्रतिक्रिया देने से ये तो आगे इसका कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। लेकिन सवाल वही है कि अभी जो हुआ वो सरकार सही कर रही है या फिर आप इस नहीं, देखिए, अभी जितेंद्र सर जो बोल रहे हैं उसमें मतलब मूल सवाल यह है आपका भी कि ये मुआवजा देने की परिपाटी कितनी सही है ना। भले ही वो आदमी मर गया हो, ठीक है, अगर कोई आदमी कल्प्रिट है, दोषी है, तो उसको हम माला नहीं पहनाएंगे ना। लेकिन यहाँ पर दो बातें आप नोट कीजिए। एक तो ये कि जिन लोगों को, जैसा कि सर ने अभी बताया कि 28 लोगों को सरकार ने मुआवजा दिया है, तो उन पर अभी कितने केस ऐसे हैं जिन पर जजमेंट आ गया है कोर्ट का। ये अभी आरोप है, ये केसेस चल ही रहे हैं थाने में। अभी जिस घटना के बहाने हम लोग बैठे हैं यहाँ बात करने, ये तो अभी दर्ज ही हुआ है मामला, और आप उसको मान लिए कि वो रेपिस्ट है तो उसको क्यों सरकार दे रही है पैसे। अरे भाई, सरकार उसको इसलिए पैसे दे रही है दो वजह से। एक तो कि जो मॉब है,
सिविल पुलिसिंग की इजाज़त अभी तक इस देश के संविधान में नहीं है। आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। और दूसरी बात इसमें यह है कि ये घटना कब की है, 8 तारीख की है, इस महीने की 8 तारीख की। इरफान अंसारी ट्वीट करते हैं 13 तारीख को, 14 को करते हैं, आज 17 है। आज चंपई सोरेन ट्वीट करते हैं, 16 तारीख को बाबूलाल मरांडी जी ट्वीट करते हैं। साझा मंच जो है इससे इनसे भी पहले 13 तारीख को वहाँ अपनी टीम भेजता है। तो आपकी नींद कहाँ, किस नींद में सोए हुए थे भाई? आपको इतनी सहानुभूति है? हाँ नहीं, देखिए हम सीधा कह रहे हैं, इसमें इरफान अंसारी भी राजनीति की है। वो एक मुस्लिम परिवार है जो मतलब व्यक्ति है जो मारा गया है, वो भी वहाँ वो भी क्यों नहीं 8 के बाद 9 को गए, जब उनको जानकारी मिली है और जब वो मुस्लिम है और मारा गया है तो जाके वो मुआवजे की घोषणा कर दिए हैं। ने वही बात कही है कि आत्मरक्षा का तो सबको अधिकार है। अभी कोई चोर रात को मेरे घर में घुसे और मैं उस अपनी जान बचाने के लिए अगर उस पर हमला करूं, अगर वो मर जाए तो क्या सरकार दूसरे दिन उस चोर को सम्मानित करेगी? नहीं, यहाँ देखिए आत्मरक्षा वाला उदाहरण उतना सही नहीं, फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ एक आदमी की आत्मरक्षा की बात नहीं है ना, वो पूरा मॉब है। तो वो क्या एक आदमी जो है कितना बलशाली था भाई, जो पूरी भीड़ पर भारी पड़ रहा था, जो भीड़ को अपनी जान का खतरा हुआ। आत्मरक्षा की बात तभी ना आती है जब मेरी जान पर पड़ जाए। तो वहाँ अगर 150-200 लोगों की भीड़ अगर रही होगी तो क्या सबको वो एक कलाम नाम के 22 साल के लड़के से खतरा था? तो यहाँ आत्मरक्षा वाला मामला खबर में तो मैं ये भी पढ़ रहा था, 9 तारीख के रिपोर्ट में वेबसाइट पर वो खबर मौजूद है। उनके चाचा कलीमुद्दीन, शायद वही नाम है, हाँ कलीमुद्दीन, उन्होंने जो FIR दर्ज कराया है उसमें उन्होंने लिखा है कि मानसिक रूप से बीमार था अब्दुल कलाम और रांची और हजारीबाग में उसका इलाज भी चल रहा था। कई लोग सवाल ये भी खड़ा करते हैं कि जैसे ही कोई मुस्लिम कल्प्रिट होता है तो ये मानसिक बीमारी वाला बहाना शुरू हो जाता है। हो सकता है, और इस पर तो जैसा आप भी बता रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, अब तो इस पर विशुद्ध राजनीति हो रही है। हाँ मतलब वही फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा, जो पहले अपनी राजनीति इरफान अंसारी ने चमकाने की कोशिश की, अब भाजपा को मौका मिला है तो वो भी अब इस विषय को आगे ले जा रही है। मेरा इसमें इस घटना के बहाने से मेरा एक सवाल ये था, इस पर बात होनी चाहिए कि मॉब लिंचिंग कितनी सही है। हम जो बोलते हैं कि मॉब लिंचिंग बिल्कुल सही नहीं है, और यही वजह है कि सरकार ने कानून बनाया है इसके लिए। हाँ कानून बनाया है, लेकिन वो कानून कितना प्रैक्टिस में, आप इसी में देखिए जिस घटना की बात हम लोग कर रहे हैं। तो इतना सख्ती चाह रही थी कि इसमें 2 लोग भी लड़ते तो उसे मॉब लिंचिंग की कैटेगरी में डाला गया। लेकिन उसी पर तो वो मामला जाके फंस गया और राज्यपाल ने लौटाया। राज्यपाल का कहना था कि IPC कहता है कि 5 और 5 से अधिक को मॉब माना जाए, और इस कानून में 2 या 2 से अधिक को मॉब माना गया था। इसको लेके ये कंट्राडिक्टरी था, इसको लेके राज्यपाल ने इसको लौटा दिया और अब तक ये मामला अभी भी फंसा हुआ। अभी देखिए जो BMS आया है, भारतीय कानून न्याय संहिता, तो उसमें मॉब लिंचिंग के लिए 103 और ब्रैकेट में 2 ये है मॉब लिंचिंग की धारा। लेकिन इसका वीडियो मौजूद है, इसमें ग्रामीण आपको एक तरह से कहिए तो गवाही देने के लिए तैयार हैं, फिर भी पुलिस ने 103 ब्रैकेट 1 धारा के तहत केस दर्ज किया है, और जो कि मॉब लिंचिंग का नहीं है ये धारा। तो आप देखिए, अब वो राज्यपाल वगैरह का जाने दीजिए सर, असल देखिए कि प्रैक्टिस में क्या हो रहा है। जो प्रैक्टिस, देखिए सवाल एक ही खड़ा हो रहा है जिसका मतलब आपसे भी हम जवाब चाहेंगे, आपका पक्ष जानना चाहेंगे। वो जो छेड़खानी कर रहा था उस युवक की हत्या कर दी गई, तो हत्या करने का किसी को अधिकार नहीं है इस देश में कानून का, कानून हाथ में लेने का। ये बिल्कुल गलत है। और अगर वो मारा गया, उसके परिवार को मतलब भरण पोषण के लिए अगर सरकार मुआवजा भी दे रही है तो ये भी एक हद तक, बहुत हद तक सही है मान लीजिए। लेकिन जिस महिला के साथ, जिस आदिवासी महिला के साथ छेड़खानी हुई और या उसके साथ रेप करने का वो युवक प्रयास कर रहा था,
कोशिश में था, तो उस महिला के साथ अब तक क्यों नहीं खड़ा हुआ? अरे उस इधर सरकार की ओर ये से बोल रहे हैं महिला मिल ही नहीं रही है। नहीं, सरकार की ओर से महिला- सरकार की ओर से कोई ना कोई, जैसे इरफान अंसारी उस महिला के लिए भी कुछ घोषणा कर देते हैं। उनके घर भी चले अरे जाते भाई, कैसे घोषणा कर देंगे? महिला सामने आए तब तो। उसका परिजन तो ले जाकर FIR कराया अब है ना, परिजन- उसका परिवार है ना। तो उस परिजन को पीड़ित मानिएगा कि महिला को मानिएगा? नहीं, पीड़ित महिला है, लेकिन तो महिला बलात्कार, बोलेगी। देखिए होता क्या है, जो बलात्कार के मतलब पीड़िता या छेड़खानी की पीड़िता महिला या लड़कियां अक्सर, हाँ, और अक्सर वो समाज में सार्वजनिक रूप से नहीं आना चाहती है। अरे भाई, तो कुछ भी तो देगी ना, वो सार्वजनिक रूप से नहीं देगी तो ये कोई पहला मामला है रेप का माने अगर, या छेड़खानी का माने तो इससे पहले किस तरह से शिकायतें दर्ज हुई विक्टिम महिला की तरफ से, ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है। तो इसमें महिला का अभी एक लाइन का स्टेटमेंट तो है ही नहीं कहीं। नहीं, उसके परिजनों ने, देखिए एक सेकेंड, स्टेटमेंट नहीं है तो उसके परिजनों ने FIR कराया है ना, कलाम के परिजनों ने FIR कराया है ना, तो अब तो ये आधिकारिक दस्तावेज है ना दोनों ओर से। ठीक, हाँ आधिकारिक है। हाँ, लेकिन आप जो कह रहे थे कि पीड़िता के प्रति संवेदना, हाँ, मतलब मेरे किसी के भी संवेदना होगी सर, लेकिन वो आए किसी के सामने भी तो आएगी। नहीं, सामने आने से संवेदना थोड़े इसके है। लिए महिला अब कोर्ट है, एक सेकंड, महिला पुलिस कलाम है। मारा गया तो अब तो उसके परिजनों के प्रति ही ना सरकार संवेदना दिखा रही है, तो उस महिला के परिजनों के प्रति संवेदना तो दिखा सकती है, महिला भले सामने नहीं आई है। बिल्कुल, ये तो सवाल है कि अगर सरकार का कोई प्रतिनिधि जो अब्दुल कलाम जो मारा गया उसके यहाँ गया, तो जिस महिला के साथ ये घटना घटी उनके यहाँ भी जाकर उनके बारे में भी हालचाल लेना चाहिए कि आखिर कैसे ये घटना घट गई, कहाँ से शुरुआत हुई, इसे भी समझने की कोशिश करनी चाहिए अगर वहाँ ग्राउंड पर गए हुए हैं तो। कुल मिलाकर बात यही है कि ये जो पूरा कानून है मॉब लिंचिंग का, जिस पर सवाल खड़ा खुद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन उठा रहे हैं कि कैसे आखिर उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है। तो मुआवजा अब किसे दिया जाए, उसकी कैटेगरी में भी सुधार की ज़रूरत है। पूरी चर्चा से यही बात निकलकर सामने आई। आप इस मसले पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in